10 अगस्त 1962 उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जिसे कभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, कसारी मसारी गांव में एक ऐसा नाम जन्मा जो आगे चलकर पूरे प्रदेश में खौफ का पर्याय बन गया। नाम अतीक अहमद। नमस्कार, मैं हूं अरुणा त्यागी और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। एक साधारण परिवार में जन्मे अतीक हाजी फिरोज अहमद के बेटे थे, जो पेशे से साधारण तांगा चलाने वाला था। जिंदगी की शुरुआत बेहद सामान्य थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक अलग ही रास्ता तय कर रखा था। अतीक के परिवार में उनके भाई खालिद अजीम, जिन्हें लोग अशरफ अहमद के नाम से जानते थे, और एक बहन आयशा नूरी भी है। बचपन की गलियों से निकलकर ये नाम धीरे धीरे अपराध और सत्ता की दुनिया में इस कदर गूंजा कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा होने लगी। 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में अतीक अहमद ने अपने आपराधिक सफर की शुरुआत की। ट्रेनों से कोयला चोरी करके और उसे बेचकर मुनाफा कमाने से धीरे धीरे इस छोटे से काम से होने वाली कमाई ने उसे और बड़ा सोचने पर मजबूर किया। उसने अपने आसपास के कुछ लोगों को साथ जोड़ा और देखते ही देखते एक छोटा सा गिरोह तैयार हो गया। समय के साथ अतीक सिर्फ इस गिरोह का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उसका नेता बन गया। उसके इशारों पर काम होने लगा और कोयला चोरी का ये नेटवर्क धीरे धीरे संगठित रूप लेने लगा। ये वही मोड़ था जहां एक छोटा अपराध से शुरू हुआ सफर एक बड़े अपराधी नेटवर्क की नींव बन गया। कोयला चोरी से शुरू हुआ उसका छोटा सा आपराधिक दायरा अब धीरे धीरे बड़े लोगों तक पहुंचने लगा था। इसी दौरान अतीक अहमद ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद में कांग्रेस सांसद सलीम शेरवानी के लिए बाउंसर के तौर पर काम करना शुरू किया। सलीम शेरवानी, जो उस समय एक प्रभावशाली नेता होने के साथ साथ जीप फ्लैशलाइट कंपनी के मालिक भी थे, उनके साथ काम करने से अतीक को न सिर्फ ताकतवर लोगों के करीब आने का मौका मिला, बल्कि उसने सत्ता और सत्ता के दबदबे की असली ताकत को भी करीब से समझा। पढ़ाई में अतीक अहमद का कभी मन नहीं लगा। स्कूल उसके लिए बस एक औपचारिकता था। आखिरकार क्लास 10वीं के इम्तिहान में अतीक फेल हो गया और यहीं से उसकी जिंदगी ने पढ़ाई नहीं बल्कि एक अलग ही रास्ता चुन लिया। 1979 अतीक अहमद के सफर में एक और अहम मोड़ आया। अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। ट्रेनों से कोयला चोरी करके और उसे बेचकर मुनाफा कमाता था। लेकिन ये छोटी शुरुआत ज्यादा समय तक नहीं रही। जल्दी ये काम बढ़कर ठेकेदारों और धमकाकर रेलवे के स्क्रैप टेंडर हासिल करने तक पहुंच गया, जहां डर, दबदबा और ताकत उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुके थे। 1979 में अतीक के खिलाफ प्रयागराज में पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ, एक हत्या का आरोप, और यहीं से उसकी पहचान और भी खतरनाक होती चली गई। इतना ही कि वो उत्तर प्रदेश में गोंडा एक्ट के तहत दर्ज होने वाला पहला व्यक्ति भी बना। 1979 से लेकर 1983 कोयले के कारोबार के साथ साथ उसने उगाही का धंधा भी शुरू कर दिया। ठेकेदारों और कारोबारियों से पैसा वसूलना अब उसका काम का हिस्सा बन चुका था। इस दौर में अतीक सिर्फ एक छोटा अपराधी नहीं रहा, बल्कि इलाके में अपने डर और दबदबे से पहचान बनाने लगा था। अतीक अहमद की मुलाकात हुई अपने इलाके के एक बड़े नाम से, शौक-ए-इलाही, जिसे लोग चांद बाबा के नाम से जानते थे। चांद बाबा वो नाम था जिसके इलाके में पुलिस भी कदम रखने से डरती थी। राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका दबदबा खुलकर दिखाई देता था। फिर आया साल 1988, जब एक नए पुलिस अधिकारी नौरंग सिंह की एंट्री हुई। वो पहले ऐसे अफसर थे जिन्होंने चांद बाबा को उसके ही इलाके में पकड़ने की कोशिश की। उस दिन चांद बाबा बच निकला, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय के बाद चांद बाबा ने
पूरे पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया। चारों दिशाओं से गोलियों की बौछार और देसी बमों की बरसात शुरू हो गई। चांद बाबा बाकी अपराधियों से अलग था। वो बम बनाने का अपना अलग ही तरीका रखता था, इसलिए उसे बमबाज भी कहा जाता था। दरअसल वो अपने साथ एक बैग में बम बनाने का सामान लेकर चलता था और मौके पर ही बम बनाकर हमला करता था। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये उस दौर की एक ऐसी तस्वीर थी जहां कानून और अपराध के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही थी। उस वक्त अतीक अहमद अभी छोटे स्तर पर अपना धंधा चला रहा था, जबकि चांद बाबा का नेटवर्क बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। इसी बीच एक दिन पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर लिया और उस पर NSA और गोंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और वो उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज होने वालों में सबसे पहले नामों में शामिल हो गया। जेल की सलाखों के पीछे अतीक के सामने एक ही रास्ता बताया गया। अगर कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ चांद बाबा। इसके बाद अतीक अहमद ने चांद बाबा से मदद मांगी। कहा जाता है कि चांद बाबा ने दिल्ली तक अपने संपर्क इस्तेमाल किए और उसी दिन अतीक की रिहाई हो गई। यहीं से कहानी बदल गई। चांद बाबा ने अतीक में काबिलियत देखी, एक ऐसा दिमाग जो आगे जाकर बहुत बड़ा बन सकता था, और फिर उसने अतीक को अपने साथ रख लिया। अब अतीक अकेला नहीं था, वो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था और उसकी ताकत, उसका कद दोनों तेजी से बढ़ने लगे। चांद बाबा के साथ रहते हुए अतीक अहमद ने बहुत कुछ सीखा। बम बनाना, हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क खड़ा करना और उगाही के तरीके, हर चीज उसने बारीकी से समझी। लेकिन सिर्फ अपराध नहीं, अतीक ने एक और चीज नोटिस की। चांद बाबा छोटे स्तर के चुनाव भी लड़ रहा था और यहीं से अतीक को समझ आया कि उसकी असली ताकत सिर्फ डर में नहीं बल्कि राजनीति में भी छुपी हुई है, और यही सोच आगे चलकर उसके रास्ते को नई दिशा देने वाली थी। चांद बाबा से सीखते सीखते अतीक अहमद ने फैसला कर लिया कि अब वो चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन ये फैसला चांद बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहीं से दोनों के बीच दरार शुरू हुई और टकराव बढ़ा और आखिरकार दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर आया 1989 का विधानसभा चुनाव। अतीक अहमद ने मैदान में उतरने का फैसला तो किया, लेकिन कोई भी बड़ी पार्टी उसे टिकट देने को तैयार नहीं थी। ऐसे में अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब मुकाबला सीधा था। एक सीट पर अतीक अहमद बनाम चांद बाबा, दोनों आमने सामने, और टकराव अब खुलकर सामने आ चुका था। चांद बाबा ने कई बार अतीक को धमकी दी कि वो चुनाव से पीछे हट जाए, लेकिन अतीक नहीं माना और यहीं से खेल और बड़ा हो गया। जो राजनीतिक पार्टियां चांद बाबा के खिलाफ थी, उन्होंने अतीक अहमद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। चुनाव शुरू हुए और इसके साथ ही इलाके में गैंगवार भी तेज हो गया। चांद बाबा और अतीक के लोगों के बीच लगातार टकराव होने लगे, लेकिन आखिर में एक माने हुए मीडिया व्यक्ति मनोज रंजन त्रिपाठी के अनुसार चांद बाबा के साथ जो हुआ वो कुछ इस तरह बताया जाता है। 1989 में चुनाव के नतीजों से ठीक पहले एक दिन प्रयागराज का रोशनबाग एक साधारण सा टी स्टॉल, लेकिन उस दिन वहां कुछ भी साधारण नहीं था। कहा जाता है कि जो कभी चांद बाबा का चेला हुआ करता था, वही अब अतीक अहमद अब उसके सामने खड़ा था अपने पूरे गैंग के साथ। और फिर शुरू हुई गोलियों की गूंज, देसी बमों के धमाके। काफी देर तक पूरा इलाका गोलियों और बारूद की आवाज से दहलता रहा, और जब सब खत्म हुआ तो जमीन पर पड़ा था चांद बाबा और उसका गैंग। कहानी ये भी कहती है कि अतीक अहमद उसकी लाश के पास खड़ा हुआ था और बोला, रंगबाज का जमाना गया, अब डॉन का जमाना शुरू हो गया। और तभी
भीड़ जुटने लगी, नारे गूंजने लगे, विधायक अतीक अहमद जिंदाबाद। जबकि नतीजे अभी घोषित भी नहीं हुए थे, लेकिन ये कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही विवादित भी, क्योंकि इसे साबित करने वाला कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है और सच आज भी धुंध में छिपा हुआ है। अतीक अब सिर्फ विधायक नहीं था, बल्कि उसने चांद बाबा का पूरा नेटवर्क और कारोबार भी अपने कब्जे में ले लिया था। यहीं से अतीक अहमद का नाम सत्ता और अपराध दोनों की दुनिया में एक साथ गूंजने लगा। फिर एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। 1979 से लेकर 1991 तक पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। 1991 से लेकर 1993 दूसरी बार फिर उसकी ताकत के साथ वापसी की। 1993 से लेकर 1996 तक तीसरी बार लगातार जीत का सिलसिला जारी रहा। 1996 से लेकर 2002 चौथी बार समाजवादी पार्टी के साथ 2002 से 2004 तक यानी पांचवी बार अपना दल के टिकट पर भी जीत बरकरार रही, यानी लगातार 5 बार का विधायक रहा। इस पूरे दौर में अतीक अहमद पर कई गंभीर आरोप भी लगते रहे। हफ्ता वसूली, चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग, उसकी राजनीति के साथ साथ उसका आपराधिक चेहरा भी लगातार सुर्खियों में बना रहा। जैसे 1995 में एक बेहद चर्चित घटना सामने आई, गेस्ट हाउस कांड। यानी 2 जून 1995 लखनऊ का एक स्टेट गेस्ट हाउस, अंदर मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक में मौजूद थी। उस वक्त बसपा और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही थी, लेकिन उसी दिन एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बसपा ने अचानक समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया और यहीं से हालात बेकाबू होने लगे। गेस्ट हाउस के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा होने लगी। नारेबाजी, हंगामा और देखते ही देखते तोड़फोड़ और हिंसा शुरू हो गई। और इसी पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी से जुड़े बाहुबली यानी अतीक अहमद का नाम भी सामने आया। अंदर हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि मायावती को अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक कमरे में बंद करना पड़ा। लेकिन एक अहम मोड़ पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां पहुंचे और उन्होंने मायावती को उस घिरे हुए गेस्ट हाउस से सुरक्षित बाहर निकाला। उस दिन सिर्फ एक घटना नहीं हुई थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया था। बसपा और सपा का गठबंधन टूट गया और इसके बाद मायावती ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। बहरहाल अतीक अहमद ने 2003 में एक छोटे से दौर के बाद फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर आया 2004 जब अतीक अहमद फूलपुर से लोकसभा सांसद चुना गया। फूलपुर सिर्फ एक सीट नहीं, ये इतिहास का हिस्सा है। ये वही सीट है जहां से 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना आखिरी चुनाव लड़ा था और उसी साल 1962 में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। ये महज एक इत्तेफाक है। 1962 के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने राम मनोहर लोहिया को 64,571 वोटों से हराया था और ठीक 2004 में अतीक अहमद ने इसी फूलपुर सीट पर जीत दर्ज की, करीब 64,347 वोटों के अंतर से। लगभग एक जैसे आंकड़े, एक ही सीट, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग किरदार। फूलपुर ने देश को 2 अलग अलग दौरों के 2 कहानियां दी, एक राष्ट्र के निर्माण की और दूसरी अपराध, खौफ और खूनी वर्चस्व की। इसी सीट से वीपी सिंह जीतकर 1979 से लेकर 1990 में देश के प्रधानमंत्री बने। ये भी महज एक इत्तेफाक ही है। जिस साल 1979 में वीपी सिंह देश की सत्ता तक पहुंचे, उसी साल अतीक अहमद ने अपनी राजनीति का सफर शुरू किया। खैर, अतीक अहमद ने सांसद पद की शपथ ली और अपनी विधायक की सीट से इस्तीफा दे दिया। अब इलाहाबाद वेस्ट की सीट
खाली थी तो उपचुनाव होना तय था। इस बार अतीक ने अपनी जगह अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारा। अक्टूबर 2004 उसी सीट पर बसपा से राजूपाल भी चुनावी मैदान में उतरे। मुकाबला कड़ा था लेकिन नतीजा चौंकाने वाला आया। राजूपाल ने करीब 4000 वोटों से जीत दर्ज कर ली। ये हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी बल्कि अतीक अहमद के दबदबे को सीधी चुनौती थी। अशरफ की हार से अतीक अहमद बेहद गुस्से में था। ये सिर्फ चुनाव हारने की बात नहीं थी बल्कि उसके दबदबे को खुली चुनौती मिल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ राजूपाल भी इलाके के कई गैंग्स के संपर्क में माना जाता था। अक्टूबर 2004 में जीतकर राजूपाल विधायक बना ही था कि नवंबर में उस पर जानलेवा हमला हुआ। बमों और गोलियों से हमला, इलाका पूरा दहल उठा। लेकिन उस बार राजूपाल बच गया। ये साफ था कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक ही नहीं रही, ये एक खुला गैंगवार बन चुकी थी। दिसंबर में एक बार फिर राजूपाल पर हमला हुआ लेकिन इस बार भी वो बच निकला। इसके बाद 16 जनवरी 2005 राजूपाल की शादी पूजा पाल से हुई। जिंदगी जैसे एक नए मोड़ पर थी लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। सिर्फ 9 दिन बाद 25 जनवरी 2005 करीब दोपहर 3 बजे राजूपाल अपने गांव की ओर जा रहे थे। अपनी 2 गाड़ियों के काफिले में सुरक्षा और अपने लोगों के साथ उनके वकील उमेश पाल भी इस दौरान मौजूद थे, जो आगे चलकर इस घटना के अहम गवाह बने। अचानक मुख्य सड़क, भीड़ भाड़ वाले इलाके सुलेम सराय के पास उनकी गाड़ियों को 20 से 25 हमलावरों ने चारों तरफ से घेर लिया और फिर शुरू हुई गोलियों और बमों की बरसात। हमलावर गाड़ियों से उतरकर लगातार फायरिंग करते रहे। कई किलोमीटर तक उनका पीछा भी किया गया। दिन दहाड़े सरेआम राजूपाल को कई गोलियां मारी गई। पोस्टमार्टम के मुताबिक उनके शरीर में दर्जनों गोलियां दागी गई, जिनमें से 19 गोलियां सीने में मिली। इस हमले में राजूपाल के साथ उनके सहयोगी संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये खुलेआम कानून को चुनौती थी जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। राजूपाल की हत्या के बाद हालात बेकाबू हो गए। बसपा और राजूपाल के समर्थकों ने सड़कों पर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई जगहों पर माहौल हिंसक हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बसपा सरकार ने सख्त कार्रवाई की। एसपी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। पूजा पाल, जो शादी के सिर्फ 9 दिन बाद ही विधवा हो गई थी, उन्होंने अतीक अहमद, अशरफ और 7 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद बसपा ने उसी इलाहाबाद वेस्ट सीट से पूजा पाल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन चुनावी नतीजे फिर चौंकाने वाले रहे। उपचुनाव में अशरफ ने जीत दर्ज कर ली। ये साफ था कि ये लड़ाई अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रही, बल्कि राजनीति बदले और सत्ता की एक लंबी जंग में बदल चुकी थी। कहानी यही नहीं खत्म होती है, क्योंकि आज भी कई सवाल जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अनकोट मीडिया वापस आएगा एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए सवाल जिंदा रखिए, क्योंकि सच अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हम देखना बंद कर देते हैं। नमस्कार।